पल्लव कला परंपरा द्रविड़ स्थापत्य का उद्भव, विकास और आध्यात्मिक सौंदर्य की अनंत यात्रा। पल्लव कला परंपरा दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास का वह भव्य अध्याय है जिसमें द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की नींव रखी गई। शैल कला ने अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को प्राप्त किया और धर्म दर्शन को पत्थर की भित्तियों पर सजीव रूप में उत्कीर्ण किया गया। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव शासकों ने न केवल दक्षिण भारत की राजनीति को आकार दिया, बल्कि एक ऐसी कलात्मक संस्कृति का निर्माण किया जिसने संपूर्ण द्रविड़ सभ्यता को दिशा दी। महाबलीपुरम की शैल कृतियां, कांचीपुरम के संरचनात्मक मंदिर और नंदिवर्मन काल की सूक्ष्म आध्यात्मिक कला, ये सभी मिलकर पल्लव कला को भारतीय स्थापत्य का एक अमर अध्याय बनाते हैं। पल्लव कला का विकास 4 विशिष्ट चरणों में दिखाई देता है। महेंद्र शैली का साहसी प्रयोग, मामल्ल शैली की कथात्मक और जीवंत शैल कला, राज सिंह शैली का संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला में शास्त्रीय परिपक्वता और नंदिवर्मन शैली की आध्यात्मिक गहराई एवं संक्रमण धारा। महेंद्रवर्मन प्रथम ने गुफा कला का प्रारंभ किया और पहली बार दक्षिण भारत में कट इन रॉक आर्किटेक्चर का स्वरूप दिया। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने इसे विश्व स्तरीय शिल्प में बदलते हुए महाबलीपुरम की शैल कृतियों से पल्लव कला का स्वर्ण काल निर्मित किया। नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह ने शैल कला को संरचनात्मक महान मंदिरों में रूपांतरित किया। कैलाशनाथर और वैकुंठ पेरुमल जैसे मंदिर इसी युग के शिखर हैं। नंदिवर्मन काल ने इन परंपराओं को स्थिर, सरल और आध्यात्मिक रूप में संजोया तथा आगे आने वाले चोल कला युग के लिए संक्रमण सेतु का कार्य किया। पल्लव कला केवल स्थापत्य का इतिहास नहीं, यह दक्षिण भारतीय समाज की वैचारिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना का दृश्य रूप है। शैव वैष्णव भक्ति, जैन बौद्ध परंपराएं, आगम शास्त्र, नृत्यमय मूर्तिकला, मंदिर केंद्रित सामाजिक जीवन, इन सभी के समन्वय से पल्लव कला वह सांस्कृतिक आत्मा बनती है जिसने आने वाले कई शताब्दियों तक द्रविड़ संस्कृति को परिभाषित किया। समग्र रूप में पल्लव कला परंपरा प्रयोग से पूर्णता, शक्ति से सौंदर्य और धर्म से दर्शन की वह अखंड यात्रा है जिसने भारतीय स्थापत्य इतिहास को महिमा मंडित किया। पल्लवों ने केवल पत्थरों को तराशा नहीं, उन्होंने एक सभ्यता को आकार दिया जिसे आगे चोल, पांड्य, होयसला और विजयनगर साम्राज्यों ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पल्लवकालीन संस्कृति शासन प्रबंधन, द्रविड़ प्रशासनिक परंपरा की नींव और सत्ता संरचना की परिपक्वता। पल्लवकालीन शासन प्रबंधन दक्षिण भारत की प्रशासनिक परंपरा का वह आधार है जिसने आगे चलकर चोल, होयसला और विजयनगर जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की शासन व्यवस्था को आकार दिया। पल्लव शासन केवल राजनीतिक संरचना नहीं था, यह सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक तत्वों का जीवंत मिश्रण था, जिसमें गांव सभा से लेकर राजधानी कांची के शाही दरबार तक एक जटिल परंतु अत्यंत सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र विकसित हुआ। पल्लव राजसत्ता का मूल स्वरूप राजनैतिक शक्ति और धार्मिक वैधानिकता का संयोजन था। राजा को धर्मनिष्ठ, अश्वमेध संपन्न, शिव भक्त और धर्म महाराज जैसी उपाधियों से संबोधित किया जाता था, जिससे उसकी सत्ता को धार्मिक वैधता मिलती थी। राजा केवल सैन्य शासक नहीं था, बल्कि धर्म संरक्षक, न्यायाधीश, विद्या दाता और निर्माण संरक्षक भी था। पल्लवों की यह अवधारणा बाद में दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राजवंशों के लिए आदर्श बनी। पल्लव प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन की अत्यंत विकसित प्रणाली। पल्लव ग्रामीण जीवन के केंद्र में सभा और नगर जैसी संस्थाएं थीं, जिनके पास भूमि दस्तावेज, कर संग्रह, न्याय निर्णय और मंदिर प्रबंधन के अधिकार थे। ये संस्थाएं लोकतांत्रिक परंपरा की सूक्ष्म झलक देती हैं। सभा में भूमि के दान, नए तालाब, मंदिर मरम्मत,
सिंचाई और व्यापारिक प्रबंधों के निर्णय दर्ज होते थे। ये अभिलेख पल्लव प्रशासन की उच्च स्तरीय पारदर्शिता और संगठन का प्रमाण है। कांचीपुरम पल्लव राजधानी शासन का केंद्रीय केंद्र था। यहाँ राजमहल, शाही कार्यालय, सेना केंद्र और विद्यापीठ सब एक साथ विकसित हुए। पल्लव प्रशासन में मंत्रिपरिषद, सेनापति, राजकवि, पुरोहित, कोषाध्यक्ष और दंड अधिकारियों की संगठित व्यवस्था थी। भूमि राजस्व पल्लव अर्थव्यवस्था का मूल था, जिसे सही रूप से संग्रहित करने के लिए विस्तृत भूमि मापन प्रणाली और कर मानक बनाए गए थे। मंदिर अर्थव्यवस्था का भी प्रशासनिक ढांचे में बड़ा स्थान था। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। पल्लव शिलालेखों में देवस्थानम, नगरम, सबैराऊ और नाडु जैसे शब्द व्यापक रूप से मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रशासन कई स्तरों पर विभाजित था और प्रत्येक स्तर को विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे। मंदिर प्रबंधक, ग्राम प्रमुख, व्यापार संघ और ब्राह्मण सभा प्रशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। यह बहुस्तरीय संरचना इतनी मजबूत थी कि पल्लव साम्राज्य भू जीवन से पूरी तरह जुड़ा रहता था। पल्लव शासन में न्याय व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, पर ग्राम सभा और मठ संस्थाएं स्थानीय विवादों को हल करने में पूर्ण अधिकार रखती थी। दंड व्यवस्था धार्मिक और सामाजिक मर्यादा पर आधारित थी। ब्राह्मण भूमि दान के दस्तावेजों में अपराधों और दंडों के विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। पल्लव प्रशासन ने ही दक्षिण भारत में कर व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, मंदिर अर्थव्यवस्था और शिल्प संगठनों की नींव रखी। यह वही तंत्र है जिसे बाद में चोलों ने अपने विशाल साम्राज्य में परिष्कृत रूप में अपनाया। समग्र रूप से पल्लवकालीन प्रशासन एक ऐसा मिश्रित तंत्र था जिसमें केंद्र की राजसत्ता, स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था, ब्राह्मणिक वैधानिकता और शिल्प व्यापारिक संगठन सभी सद्भाव से जुड़कर काम करते हैं। पल्लव शासन प्रबंधन केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं था, यह द्रविड़ सभ्यता की सांस्कृतिक आत्मा का वह रूप था जिसने दक्षिण भारत की प्रशासनिक परंपरा को सदियों तक प्रभावित किया। पल्लवकालीन धर्म तथा धार्मिक आंदोलन, द्रविड़ आध्यात्मिकता का उत्कर्ष और भक्ति परंपराओं का पुनरुत्थान। पल्लवकालीन धर्म दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक इतिहास का वह व्यापक काल है जिसमें विविध धार्मिक परंपराएं, वैदिक ब्राह्मणवाद, शैव वैष्णव भक्ति, जैन और बौद्ध परंपराएं समानांतर रूप से विकसित होकर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। पल्लव शासक स्वयं धार्मिक रूप से सहिष्णु, सांस्कृतिक रूप से उदार और दार्शनिक रूप से परिपक्व थे। उनके राज्य में धर्म का स्वरूप केवल पूजा पद्धति का विषय नहीं था, यह सामाजिक संगठन, कला, वास्तुकला, साहित्य, राजनीति और शिक्षा का अभिन्न अंग था। पल्लवों के प्रारंभिक काल में ब्राह्मणिक धर्म विशेष रूप से प्रतिष्ठित था। वैदिक परंपरा, यज्ञ कर्म, ब्राह्मण भूमि दान और आगम शास्त्र का प्रसार उन्हें राजनीतिक वैधता प्रदान करता था। कांचीपुरम को काची नाम से जाना गया और यह वेद आगम, शैव सिद्धांत, वैष्णव दर्शन और जैन तत्वमीमांसा का महत्वपूर्ण केंद्र बना। पल्लव अभिलेखों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, स्कंद, दुर्गा और गणेश की पूजा के अनेक प्रमाण मिलते हैं। यह व्यापकता पल्लव धार्मिक दृष्टि की समन्वयवादी प्रकृति का संकेत है। महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में धर्म का स्वरूप विशेष रूप से रोचक दिखाई देता है। वह प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित था, पर बाद में शैव धर्म का उत्साही संरक्षक बन गया। उसकी कृति मत्तविलास प्रहसन इस धार्मिक बहस के बीच के हास्य, व्यंग्य और दार्शनिक मंथन का अद्भुत उदाहरण है। यह परिवर्तन किसी संघर्ष का परिणाम नहीं था। पल्लव राज्य की विशेषता ही यह थी कि धार्मिक परिवर्तन स्वाभाविक,
शांतिपूर्ण और बौद्धिक चर्चाओं से प्रेरित होते थे। नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में शैव धर्म का उत्कर्ष हुआ। महाबलीपुरम की शैलकला, महिषासुरमर्दिनी गुफा, गंगा अवतरण, वराह और सिंह गुफा में शैव वैभव का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। पर यही राजा वैष्णव भक्ति का भी समर्थक था। यह द्वैत पल्लव सांस्कृतिक उदारता का प्रतीक बनता है। नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के समय धर्म और दर्शन का अद्भुत उभार हुआ। कांचीपुरम के कैलाशनाथर मंदिर में शैव आगम की परंपरा और वैकुंठ पेरुमल मंदिर में वैष्णव तत्ववाद पल्लव कला के माध्यम से साकार होते हैं। आगम शास्त्रों के प्रामाणिक रूप से संरक्षक के रूप में राज सिंह का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पल्लव युग में भक्ति आंदोलन का आरंभिक रूप भी देखने को मिलता है। नयनार शैव संत और आवार वैष्णव संत पल्लव युग में तमिल देश में सक्रिय हुए। उनके भक्ति गीतों ने धर्म को यज्ञ केंद्रित संस्कृत परंपरा से हटाकर लोक भाषा और लोक अनुभव से जोड़ दिया। अप्पर संपंदर सुंदरमूर्ति नयनार और आवार परंपरा के प्रथम संत, ये सभी पल्लवकालीन द्रविड़ आध्यात्मिकता के मूल स्तंभ हैं। यह भक्ति आंदोलन पल्लव राज्य में इसलिए फला फूला क्योंकि पल्लव शासकों ने मंदिरों, मठों और तीर्थस्थलों को स्वतंत्रता दी। भक्ति कवियों के लिए राज्य संरक्षण, मंदिर व्यवस्था और ग्राम सभाएं समान रूप से उपलब्ध थी। यही कारण है कि शैव वैष्णव भक्ति दक्षिण भारत में संगठित और साहित्यिक रूप में पल्लवकाल में ही फूट पड़ी। जैन धर्म का पल्लव काल में अत्यंत सम्मान था। महेंद्रवर्मन प्रथम का जैनों से जुड़ाव इसका प्रमाण है। दंतिवर्मन और नंदिवर्मन द्वितीय के अभिलेखों में जैन आचार्यों और उनके मठों को भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। कांचीपुरम जैन शिक्षा का बड़ा केंद्र था। बौद्ध धर्म पल्लव प्रारंभिक काल में सशक्त था। नागार्जुन, धर्मपाल, बुद्धघोष जैसे आचार्यों की परंपरा का प्रभाव पल्लव क्षेत्रों में दिखाई देता है। पल्लव शासकों ने बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया। विशेषकर समुद्री व्यापार से जुड़े तटीय क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति गहराई तक समाहित रही। पल्लवकालीन धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि सांस्कृतिक इंजन था, जिसने कला, साहित्य, स्थापत्य और सामाजिक संरचना को आकार दिया। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे प्रशासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कला के केंद्र थे। राजा का धार्मिक संरक्षण उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता का स्रोत था और जनता की धार्मिक गतिविधियां मंदिर केंद्रित सामाजिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करती थी। समग्र रूप में पल्लवकालीन धार्मिक जीवन एक बहुआयामी, समन्वयवादी और गहन आध्यात्मिक युग का प्रतिबिंब है, जहां ब्राह्मणिक धर्म, शैव वैष्णव भक्ति, जैन तपस्या और बौद्ध करुणा एक ही सांस्कृतिक भूमि पर विकसित होते हैं। यह धार्मिक उदारता ही है जिसने दक्षिण भारत को वह विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान दी जो आज भी उसकी सांस्कृतिक आत्मा में गूंजती है। पल्लवकालीन साहित्य, संस्कृत तमिल परंपराओं का संगम और द्रविड़ बुद्धिजीविता का उत्कर्ष। पल्लवकालीन साहित्य दक्षिण भारत की बौद्धिक परंपरा का वह गहन और बहुरंगी अध्याय है जिसमें संस्कृत की शास्त्रीय विरासत और तमिल की क्षेत्रीय भाव परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पल्लव शासक स्वयं विद्वान, लेखक और कला संरक्षक थे। इसलिए उनके शासनकाल में साहित्य केवल दरबारी अलंकरण नहीं रहा, यह दार्शनिक चिंतन, धार्मिक आंदोलन, शिल्प, वास्तुकला, प्रशासनिक दस्तावेज और सांस्कृतिक रचनात्मकता का आधार बन गया। पल्लवों का साहित्यिक चरित्र दो प्रमुख परंपराओं से निर्मित है, संस्कृत और तमिल। संस्कृत शास्त्र, नाटक, काव्य और अभिलेखीय भाषा के रूप में उभरती है, जबकि तमिल भक्ति, काव्य और लोक अनुभव की अभिव्यक्ति का साधन बनती है। यही द्वैत पल्लव सांस्कृतिक महानता की पहचान है।
पल्लवकालीन साहित्य का सबसे चमकदार आरंभ महेंद्रवर्मन प्रथम से होता है। वह केवल राजा नहीं, बल्कि नाटककार भी था। उसकी रचना मत्तविलास प्रहसन संस्कृत साहित्य की हास्य व्यंग्य परंपरा का अद्वितीय उदाहरण है। यह कृति केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि धार्मिक पाखंड, सामाजिक विचलन और बौद्धिक बहसों का दर्पण है। यह इस बात का प्रमाण है कि पल्लव दरबार में साहित्य और दर्शन का स्तर अत्यंत ऊंचा था। नरसिंहवर्मन प्रथम और द्वितीय के समय पल्लव साहित्य और भी समृद्ध हुआ। अभिलेखों में संस्कृत काव्यात्मक शैली का प्रयोग मिलता है। अलंकार, छंद और काव्य रूप में उत्कीर्ण शिलालेख बताते हैं कि पल्लव प्रशासन केवल तकनीकी भाषा में नहीं, बल्कि साहित्यिक सौंदर्य में भी विश्वास रखता था। पल्लव शिलालेख स्वयं एक साहित्यिक दस्तावेज बन जाते हैं, जिनमें राजाओं की प्रशस्ति, धार्मिक अनुदान और सामाजिक आदेश एक काव्यात्मक रूप में उभरते हैं। तमिल साहित्य पल्लव काल में नई दिशा और शक्ति प्राप्त करता है। नयनार और आवार संतों का भक्ति काव्य इसी काल में उत्कर्ष पर पहुंचता है। अप्पर, संपंदर, सुंदरर, इन शैव संतों की रचनाएं केवल भक्ति का उद्गार नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत दस्तावेज हैं। वैष्णव संतों की आवार परंपरा में प्रपन्नमत, विष्णु भक्ति और दार्शनिक प्रेम भावनाएं तमिल साहित्य को नया विस्तार देती हैं। भक्ति साहित्य का यह उभार पल्लव सांस्कृतिक उदारता का परिणाम था। पल्लव शासकों ने न तो केवल ब्राह्मणिक संस्कृत परंपरा को अपनाया, न ही केवल मंदिर केंद्रित धर्म को, उन्होंने लोक भाषा और लोक अनुभव को भी साहित्य का आधार बनने दिया। यही कारण है कि तमिल भक्ति साहित्य आज भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र है। पल्लवकालीन साहित्य में दर्शन और शास्त्रीय विमर्श भी अत्यंत विकसित था। कांचीपुरम इस काल में दार्शनिक बहसों का केंद्र बना। शैव सिद्धांत, वैष्णव वेदांत, जैन आगम, बौद्ध अभिधर्म, इन सब की चर्चाएं यहाँ मठों और विद्यापीठों में होती थी। पल्लव राजाओं के संरक्षण में अनेक दार्शनिक ग्रंथ रचे गए, जिनमें आगम शास्त्र विशेष रूप से विकसित हुआ। संस्कृत और तमिल दोनों भाषा परंपराएं पल्लव युग में एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। पल्लव राजाओं ने प्रशासनिक दानपत्र, मंदिर अभिलेख, साहित्यिक प्रशस्तियां और धार्मिक सूत्र, सभी में संस्कृत और तमिल का संयोजन किया। यह द्विभाषिक साहित्यिक संस्कृति पल्लव युग की सबसे अनोखी विशेषता है। पल्लव युग के अंतिम चरण में भी साहित्यिक ऊर्जा कम नहीं हुई। नंदिवर्मन द्वितीय, नंदिवर्मन तृतीय और अपराजितवर्मन के समय भक्ति, काव्य और अभिलेख परंपरा अपनी निरंतरता बनाए रखती है। यह पल्लव वंश की मानसिक परंपरा का प्रमाण है कि राजनीतिक पतन के दौरान भी साहित्य और दर्शन जीवित रहे। समग्र रूप में पल्लवकालीन साहित्य द्रविड़ इतिहास का एक स्वर्ण शिखर है। इसमें संस्कृत की शास्त्रीय गहराई, तमिल की भाव समृद्धि, दर्शन की बुद्धिसंपन्नता और भक्ति की आंतरिक ऊष्मा एक साथ मिलती है। पल्लव साहित्य केवल साहित्य नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा की सबसे गहरी धारा है, जो आज भी मंदिरों, गीतों, शिलालेखों और परंपराओं में जीवित है। पल्लवकालीन कला तथा स्थापत्य, द्रविड़ वास्तुकला का उद्भव, शैल कला का वैभव और दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा की आधारशिला। पल्लवकालीन कला और स्थापत्य दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास का वह निर्णायक क्षण है जहां से द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का वास्तविक प्रारंभ होता है। पल्लव शासक केवल राजनैतिक नेता नहीं थे, वे कलाकार, संरक्षक, निर्माता और सौंदर्य शास्त्र के साधक भी थे। उनकी कला दृष्टि ने दक्षिण भारतीय मूर्तिकला, मंदिर निर्माण, शैल कला और अभिलेखीय परंपरा को एक पूरी नई दिशा दी, जो बाद में चोल, पांड्य, होयसला और विजयनगर कला की नींव बनी। पल्लव कला के विकास को सामान्यतः 3 प्रमुख चरणों में समझा जाता है। पहला,
शैल्स गुफाओं और कट इन रॉक आर्किटेक्चर का प्रारंभिक चरण। दूसरा, महाबलीपुरम में शैल कला का उत्कर्ष। और तीसरा, कांचीपुरम में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल द्रविड़ मंदिरों का परिपक्व रूप। इन तीनों चरणों में पल्लव कला अपनी अलग अलग विशेषताओं, प्रयोगधर्मिता और सौंदर्य सिद्धि को प्रकट करती है। महेंद्रवर्मन प्रथम के दौर में पल्लव शैल कला का जन्म हुआ। उसने मंडकपट्टू में पहला शैल लेख उत्कीर्ण कर यह घोषणा की कि उसने ईंट, लकड़ी, धातु और चूना के बिना शुद्ध पत्थर में मंदिर निर्माण का प्रारंभ किया। यह भारतीय वास्तुकला इतिहास की एक महान ऐतिहासिक घोषणा है। महेंद्रवर्मन की शैल गुफाएं कुंद्राथुर, दलाईपुरम, तिरुचिरापल्ली, महेंद्रगिरी शैव उपासना और शैल कला की प्रारंभिक प्रयोगशाला बनती है। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल के समय पल्लव कला का वास्तविक स्वर्ण युग आता है। महाबलीपुरम की शैल कला, शिल्प, मूर्तिकला, रथ, मंदिर, विशाल उभरी हुई रिलीफ कृतियां दक्षिण भारतीय कला की महानतम उपलब्धियों में गिनी जाती है। पंचरथ, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये रथ भारतीय स्थापत्य प्रयोगधर्मिता के प्रतीक हैं। वे शयनाकार मंदिरों के प्रोटोटाइप हैं जिन्हें बाद में चोल युग में विशाल मंदिरों के रूप में विकसित किया गया। अर्जुन तपस्या या गंगा अवतरण पल्लव कला का जीवंत वैभव है। कहीं देव गंधर्व, कहीं नाग नागिन, कहीं तपस्यारत योगी, कहीं पशु पक्षी, एक पूरी ब्रह्मांड कथा पत्थर में सजीव हो उठती है। महाबलीपुरम की गुफाओं वरागृह, सिंह गुफा, महिषासुरमर्दिनी गुफा, कृष्णा मंडप में कथानक मूर्तिकला का अद्भुत सौंदर्य मिलता है। यहाँ शिल्पी ने धर्मकथाओं को केवल स्थिर मूर्तियों में नहीं बल्कि चलती फिरती ऊर्जा में गढ़ा है। पल्लव मूर्तिकला का सबसे बड़ा गुण यही है, जीवन का स्पंदन। नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के समय पल्लव कला शैल कला से निकलकर संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला की दिशा में आगे बढ़ती है। कांचीपुरम का कैलाशनाथर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का पहला परिपक्व नमूना है। गर्भगृह, मंडप, प्राकार, लिंग पीठ, देवकोष्ठक, शिखर सब एक पूर्ण वास्तु योजना में संयोजित। यह मंदिर शैव विचारधारा का दार्शनिक रूप भी है और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट नमूना भी। इसी काल में वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी वास्तुकला, स्तंभ, शिल्प और भित्ति चित्र पल्लव चोल कला के मध्य सेतु बनते हैं। इस मंदिर में उत्कीर्ण पल्लव राजाओं की चित्र वंशावली भारतीय अभिलेखीय शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। पल्लवकालीन कला में मूर्तिकला का सौंदर्य अनूठा है। पल्लव मूर्तियां जीवंत, गतिशील और सुगठित हैं। देवी देवताओं की आकृतियां नृत्यमय ऊर्जा से भरी होती हैं। सिंह मुख, गज मुख, लघु स्तंभ, कमल अलंकरण, नाग शिल्प और मानव आकृतियों में महामुद्राएं पल्लव मूर्तिकला की पहचान है। पल्लव वास्तुकला का एक गहन पहलू है मंदिरों का धार्मिक दर्शन। प्रत्येक मंदिर आगम शास्त्र के अनुसार गढ़ा गया। दिशा, अनुपात, शिखर, देवता कोष्ठक सबका दार्शनिक अर्थ है। कैलाशनाथर में शिव तत्व का विस्तार है। महाबलीपुरम में सृष्टि विनाश तपस्या की कथा है। वैकुंठ पेरुमल में वैष्णव धर्म का राज ध्वज। पल्लव कला अपनी प्रयोगशीलता में अद्वितीय है। महेंद्रवर्मन प्रथम ने शैल कला शुरू की, नरसिंहवर्मन प्रथम ने उसे चरम तक पहुंचाया, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने द्रविड़ संरचनात्मक मंदिर की नींव रखी। बाद के पल्लव युग में यह कला चोल शैली में प्रवाहित हो जाती है। समग्र रूप में पल्लव कला और स्थापत्य दक्षिण भारत के सांस्कृतिक आत्म स्वरूप का निर्माण करती है। यह केवल कला नहीं, एक जीवंत परंपरा, एक दार्शनिक सौंदर्य और एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसने भारतीय मंदिर वास्तुकला को सदियों तक दिशा दी।
पल्लव शिल्पकारों ने पत्थर को केवल तराशा नहीं, उसे जीवन दिया, विचार दिया और अनंत बना दिया। महेंद्र शैली 610-640 सी, पल्लव शैल कला का उदय और द्रविड़ वास्तुकला का प्रथम प्रायोगिक चरण। महेंद्रवर्मन प्रथम के काल में विकसित हुई महेंद्र शैली दक्षिण भारतीय शैल कला का वह आरंभिक एवं क्रांतिकारी दौर है जिसने भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का आधार रखा। इससे पहले दक्षिण भारत में गुफा निर्माण की परंपरा सीमित थी, पर महेंद्रवर्मन प्रथम ने पहली बार संगठित, योजनाबद्ध और दार्शनिक रूप में शैल गुफाओं का विकास किया। यह काल वास्तुकला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तर भारत में गुप्तकालीन गुफा कला का विकास। दोनों ही भारतीय मंदिर वास्तुकला के शास्त्रीय युग की ओर ले जाते हैं। महेंद्रवर्मन प्रथम स्वयं एक कलाकार राजा था, कवि, संगीतज्ञ, नाटककार और स्थापत्य प्रयोगकर्ता। उसकी कृति मत्तविलास प्रहसन यह संकेत देती है कि वह कला और दर्शन के प्रति गहराई से संवेदनशील था। यही कलात्मक दृष्टि उसके शैल मंदिरों में दिखाई देती है, जहां वह पत्थर को केवल आकार नहीं देता, बल्कि उसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ प्रदान करता है। महेंद्र शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह कट इन रॉक आर्किटेक्चर का आरंभ करती है, अर्थात प्राकृतिक पहाड़ियों को काटकर मंदिर एवं मंडप बनाए जाते हैं। मंडकपट्टू के अभिलेख में उसका यह ऐतिहासिक दावा मिलता है कि उसने ईंट, लकड़ी, धातु और चूने का उपयोग किए बिना केवल पत्थर में मंदिर बनाया। यह अपने आप में द्रविड़ स्थापत्य की नई दिशा का उद्घोष था। महेंद्र शैली के मंदिरों में गुफाएं मुलायम रूप से काटी गई हैं। वे बहुत विशाल नहीं, परंतु संरचनात्मक रूप से अत्यंत सुविचारित हैं। देव मूर्तियां शुरू में अलंकरण रहित है। यह शैली प्रारंभिक प्रयोगधर्मिता की निशानी है। स्तंभ, पिलर्स इस शैली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिंह, प्रधान स्तंभ महेंद्र शैली की अनूठी पहचान बनते हैं। प्रत्येक स्तंभ के आधार और शीर्ष पर सिंह, मुख या मृग मुख अंकित होते हैं, जो पल्लव शिल्पियों की कल्पनाशील शक्ति को दर्शाते हैं। महेंद्र शैली की गुफाएं स्पष्टतः शैव धर्म से प्रेरित हैं। अनेक गुफाओं में लिंग पीठ या लिंग स्थापना दिखाई देती है, परंतु यह कला पूर्णतः धार्मिक नहीं। इसमें सामाजिक संदेश, वास्तु प्रयोग और कला दृष्टि का अद्भुत मिश्रण मौजूद है। इस काल की कुछ प्रमुख गुफाएं मंडकपट्टू, दलाईपुरम, कुंद्राथुर, महेंद्रगिरी, तिरुचिरापल्ली पल्लव कला की प्रयोगशाला जैसी हैं। इनमें गर्भगृह, मंडप, स्तंभ और मूर्तिकला के सबसे प्रारंभिक नमूने मिलते हैं। देवता प्रतिमाएं अभी परिपक्व नहीं, वे सरल और प्रतीकात्मक हैं। यह वह चरण है जहां शिल्पी रूप ढांचे को खोज रहा है, वह अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। महेंद्र शैली में शिलालेख भी कला का अंग है। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं, पर शैली तमिल भूमि की है। यह संस्कृत द्रविड़ सांस्कृतिक संगम का प्रारंभिक संकेत है। अभिलेखों में न केवल दान और धार्मिक विधान, बल्कि शिल्प वास्तु की तकनीक का संकेत भी मिलता है। महेंद्र शैली का सौंदर्य उसके प्रयोग में है। यह चमत्कारकारी महाबलीपुरम जैसे उभारों तक नहीं पहुंचती, न ही कांचीपुरम जैसे परिपक्व द्रविड़ मंदिरों की पूर्णता का परिचय देती है, परंतु इसके बिना दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महेंद्र शैली ने गुफा कला को द्रविड़ स्वभाव दिया। स्तंभ, मंडप की संरचना, लिंग पीठ की स्थापना, शिलालेख आधारित परंपरा और शैल मंदिर को सामाजिक आध्यात्मिक केंद्र बनाना, ये सभी तत्व आगे नरसिंहवर्मन प्रथम और द्वितीय के काल में विस्तृत रूप में विकसित हुए। समग्र रूप में महेंद्र शैली दक्षिण भारत के स्थापत्य इतिहास की प्रथम धड़कन है, एक ऐसी धड़कन जिसने महाबलीपुरम की महान रचनाओं, कैलाशनाथर मंदिर की परिपक्वता और चोलकालीन महान मंदिरों की भव्यता की नींव रखी।
यह शैली कला के प्रयोग, नवाचार और दार्शनिक स्पष्टता का प्रथम अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसके बिना द्रविड़ वास्तुकला का विकास अधूरा है। मामल्ल शैली 640-675 सी, पल्लव शैल कला का चरम उत्कर्ष और महाबलीपुरम का अविनाशी वैभव। मामल्ल शैली पल्लव कला का वह स्वर्ण अध्याय है जिसमें दक्षिण भारत की शैल कला अपने चरम पर पहुंचती है। यह शैली नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल के शासनकाल में विकसित हुई और उसके नाम से ही जानी जाती है। महेंद्र शैली जहां प्रयोग और प्रारंभिक खोज का काल था, वहीं मामल्ल शैली उस कला का परिपक्व, सशक्त और अत्यंत प्रभावी रूप है, एक ऐसा रूप जिसमें पत्थर केवल तराशा नहीं जाता, बल्कि वह कथा, भावना, ऊर्जा और दर्शन का वाहक बन जाता है। मामल्ल शैली का केंद्र बिंदु महाबलीपुरम, मामल्लपुरम है, एक ऐसा पवित्र तटीय नगर जिसे पल्लव शासकों ने एक विशाल शिल्प केंद्र में बदल दिया। यहाँ समुद्र के किनारे खड़े विशाल एकाश्मक रथ, उभरी हुई रिलीफ कृतियां, गुफा मंदिर और शैल कृतियां पल्लव कलात्मक प्रतिभा को अमर कर देती हैं। मामल्ल शैली की सबसे बड़ी उपलब्धि है पंचरथ, 5 रथास। ये रथ एक भी चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर प्रोटोटाइप हैं। प्रत्येक रथ की संरचना अलग है, कहीं द्रौपदी रथ का गेय सौंदर्य, कहीं धर्मराज रथ का ऊंचा शिखर, कहीं अर्जुन और भीम रथों की समिति। ये रथ वास्तव में प्रयोगधर्मी मॉडल मंदिर हैं, जिनके आधार पर बाद में द्रविड़ मंदिर वास्तुकला ने अपनी परिपक्व दिशा पाई। मामल्ल शैली का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन तपस्या बटा गंगा अवतरण। यह लगभग 90 फीट लंबी विशाल शैल रिलीफ भारत की सबसे महान उभरी हुई मूर्तिकला कृतियों में से एक है। इस एक ही चित्रपट पर ब्रह्मांड की पूरी कथा आकार ले लेती है। ऋषि, देवगण, गंधर्व, नाग, किन्नर, पशु पक्षी, योगी, नर्तक, सब एक सांगीतिक लय में शिल्पित है। यह कला स्थिर नहीं, यह गतिशील, नृत्यमय और जीवित प्रतीत होती है। यही मामल्ल शैली की आत्मा है, शिल्प में जीवन का प्रवाह। मामल्ल शैली की गुफाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वारा गृह में विष्णु का वरा अवतार, महिषासुरमर्दिनी गुफा में दुर्गा का महिषासुर वध, कृष्णा मंडप में गोवर्धनधारी कृष्ण की कथा, त्रिमूर्ति गुफा में शिव ब्रह्मा विष्णु की त्रिमूर्ति, ये सभी शैल गुफाएं कथानक शिल्प का चरम नमूना है। इन गुफाओं में स्तंभ अधिक परिष्कृत होते जाते हैं। घंटाकार, सिंह मुखी और द्रविड़ स्तंभों की संरचना आगे की द्रविड़ शैली की रीढ़ बनी। गुफाओं की भीतरी दीवारें अब कहानी कहने का माध्यम बन जाती हैं। यह पल्लव शिल्प की साहित्यिकता का संकेत है। मामल्ल शैली की एक विशेषता है कथानक की नाटकीयता। महेंद्र शैली के विपरीत, जहां मूर्तियां सरल थी, मामल्ल शैली में जीवन का तेज प्रवाह दिखाई देता है। चेहरे की अभिव्यक्तियां तीव्र, मुद्राएं ऊर्जामय और दृश्य संरचना अत्यंत जीवंत होती है। पल्लव कलाकार केवल मूर्ति नहीं बनाता, बल्कि कथा में भाव लहरिया भरता है। मामल्ल शैली पल्लव शिल्पकारों की सामूहिक प्रतिभा का भी परिचय देती है। महाबलीपुरम के रथ, मंदिरों और रिलीफ कृतियों में शिल्पियों ने प्रकृति और वास्तु दोनों को चुनौती दी। समुद्र किनारे विशाल चट्टानों को कला में बदलना उस समय असाधारण कौशल था। इस शैली में धार्मिक विषयों के साथ साथ सामाजिक तत्व भी दिखाई देते हैं। साधु, तपस्वी, ग्राम जीवन, संगीत नृत्य, पशु बंधुत्व, प्राकृतिक दृश्य, ये सब पल्लव समाज की सांस्कृतिक जीवंतता का प्रमाण है। मामल्ल शैली केवल कला की तकनीक नहीं, यह दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इसी शैली से द्रविड़ स्थापत्य की दिशा तय होती है। प्रारंभिक मॉडल मंदिरों से लेकर बाद में निर्मित विशाल संरचनात्मक मंदिरों के बीच का यह अनिवार्य सेतु है।
नरसिंहवर्मन प्रथम ने कला को केवल शाही महिमा का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद का रूप दिया। उसकी शैली ने पल्लव कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। समुद्र के किनारे स्थित महाबलीपुरम आज भी भारत की यूनेस्को धरोहर है और उसकी भव्यता मामल शैली की सदियों पुरानी ज्वाला को आज भी जलाए हुए है। समग्र रूप में मामल शैली पल्लव कला का नृत्यमय, जीवंत और आध्यात्मिक चरम है, जहां पत्थर कथा बन जाता है, दृश्य दर्शन बन जाता है और कला संस्कृति की आत्मा का प्रवाह बन जाती है। राजसिंह शैली 728 सी द्रविड़ संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला का जन्म और पल्लव कला का परिपक्व शिखर। राजसिंह शैली, जो नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के काल में विकसित हुई, पल्लव स्थापत्य का वह निर्णायक चरण है जिसमें दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली अपने पूर्ण, सुसंगत और परिपक्व स्वरूप में उभरती है। यह शैली पल्लव कला का संरचनात्मक युग है, जहां शैल कला की प्रयोगधर्मिता से आगे बढ़कर पत्थर के स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस काल में वास्तुकला केवल सौंदर्य साधना नहीं, बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक अनुभव और राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का आधार बन जाती है। राजसिंह शैली की सबसे महान उपलब्धि है कांचीपुरम का कैलाशनाथर मंदिर, दक्षिण भारत के द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का पहला परिपूर्ण, योजनाबद्ध और शास्त्रीय नमूना। यह मंदिर पल्लव वास्तुकला की उस परिपक्वता को व्यक्त करता है जिसमें गर्भगृह, अंतराल, महामंडप, प्राकार, देव कोष्ठक, द्वार, शिल्प और शिखर सब एक ही सांस्कृतिक दृष्टि के अंतर्गत निर्मित हैं। कैलाशनाथर का शिखर विमान द्रविड़ स्थापत्य के आदर्श रूप की पहचान है। यह संहत, ऊर्ध्वमुखी और पिरामिडीय संरचना वाली शैली है, जिसे बाद में चोलों ने और अधिक भव्य रूप दिया। राजसिंह शैली के मंदिरों में शिल्प अलंकरण अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक होता है। कैलाशनाथर मंदिर में शिव के 60 से भी अधिक रूप अंकित हैं। नटराज, उमा महेश्वर, दक्षिणामूर्ति, अर्धनारीश्वर, लिंगोद्भव, इन सबके माध्यम से पल्लव आध्यात्मिकता की गहराई स्पष्ट होती है। इस शैली की सबसे सुंदर पहचान है प्राकार, परकोटा और कोष्ठक मूर्ति व्यवस्था, जहां मंदिर के बाहरी घेरे में लगातार देव मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह विचार बाद में चोल और होयसला मंदिरों का अभिन्न अंग बना। राजसिंह शैली की दूसरी महान रचना है वैकुंठ पेरुमल मंदिर, जो दक्षिण भारत के प्रारंभिक वैष्णव मंदिरों में सर्वोत्तम है। इसकी त्रिस्तरीय संरचना, 3 तल पर 3 विष्णु रूप, स्तंभ, शिल्प की गहराई और दीवारों पर उत्कीर्ण पल्लव राजवंश की चित्र वंशावली इसे पल्लव कलात्मक परंपरा का अनूठा उदाहरण बनाती है। यह भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नैरेटिव आर्ट का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, जहां शासकों के जीवन क्रम को मूर्त कला में गढ़ा गया है। राजसिंह शैली में गुफा कला समाप्त नहीं होती, वह परिपक्व होती है। तिरुवलंगाडु, पनमलाई और कांची के गुफा मंदिरों में शैल कला और संरचनात्मक वास्तुकला का सुगठित मिश्रण मिलता है। गुफाओं में अब स्तंभों का अलंकरण अधिक परिष्कृत हो जाता है, द्वारापला मूर्तियां अधिक भव्य होती हैं और मंदिर दर्शना अधिक ऊर्ध्वमुखी प्रभाव देता है। राजसिंह शैली पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क का भी परिचय देती है। महाबलीपुरम के समुद्री व्यापारिक मार्गों के कारण पल्लव कला का प्रभाव कंबोडिया, जावा और सुमात्रा तक फैलता है। कई विद्वान मानते हैं कि कंबोडिया के अंकोर शैली की प्रारंभिक प्रेरणा पल्लव संरचनात्मक मंदिरों से मिली, इसलिए राजसिंह शैली केवल भारत की नहीं, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की स्थापत्य परंपरा का आधार बनती है। राजसिंह शैली में मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंचती है। पल्लव मूर्तिकार अब शिल्प को केवल कथानक नहीं, बल्कि दार्शनिक ऊर्जा का माध्यम मानते हैं।
शिव प्रतिमाएं गहन अध्यात्म से भरी होती हैं। विष्णु प्रतिमाएं शांति और संतुलन का प्रतीक। पार्श्व शिल्पों में नायिकाएं, यक्ष, गंधर्व और गण सब अत्यंत ललित और सजीव शैली में उकेरे जाते हैं। पल्लव कला में मानव आकृति की सौम्यता, पशु आकृतियों का यथार्थ और अलंकरण संतुलन का अद्भुत संयोजन मिलता है। राजसिंह शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कला को दार्शनिक ग्रंथों से जोड़ती है। आगम शास्त्र, शैव सिद्धांत और वैष्णव तत्ववाद का वास्तु रूप पहली बार इसी काल में मिलता है। मंदिर अब केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि कॉस्मिक आर्किटेक्चर, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का साकार रूप बनते हैं। समग्र रूप में राजसिंह शैली पल्लव कला का परिपक्व, शास्त्रीय और पूर्ण विकसित चरण है। एक ऐसा चरण जिसमें द्रविड़ वास्तुकला पहली बार पूरी संरचनात्मक भव्यता में सामने आती है। महेंद्र शैली ने आधार बनाया था, मामल शैली ने ऊर्जा और प्रयोग दिया, और राजसिंह शैली ने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का स्थायी स्वरूप गढ़ा, जो आगे चोलों, पांड्यों, होयसलाओं और विजयनगर साम्राज्य का मुख्य स्थापत्य बना। नंदीवर्मन शैली पल्लव कला का उत्तरकालीन संक्रमण, सांस्कृतिक निरंतरता और चोल वास्तुशैली की ओर सेतु। नंदीवर्मन शैली पल्लव कला का उत्तरकालीन चरण है, जो नंदीवर्मन द्वितीय 730-796 सी और नंदीवर्मन तृतीय 850-580 सी के काल में विकसित होती है। यह शैली पल्लव स्थापत्य के उस समय का प्रतिनिधित्व करती है जब साम्राज्य राजनीतिक रूप से दबाव में था, पर कला और धर्म अपनी आंतरिक निरंतरता बनाए हुए थे। यह काल न तो महेंद्र शैली जैसा नव प्रयोगशील है, न मामल शैली जैसा भव्य शैल कला उत्कर्ष है, न ही राजसिंह शैली जैसा संरचनात्मक परिपक्व शिखर, बल्कि यह शैली एक संक्रमणकालीन कला धारा है, जहां पल्लव परंपरा अपना आकार बदलते हुए चोल शैली की आगामी भव्यता की ओर अग्रसर होती है। नंदीवर्मन शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें शिल्प और वास्तुकला दोनों में सरलता, संयम और स्थायित्व दिखाई देता है। जहां महाबलीपुरम की कलाकृतियों में गतिशीलता, नाटकीयता और जीवन ऊर्जा का तीव्र प्रवाह दिखता है, वहीं नंदीवर्मन शैली के मंदिरों में शांत, स्थिर और सुव्यवस्थित कला मिलती है। इस शैली में शिल्प अधिक सूक्ष्म होता है, अत्यधिक नाटकीयता कम होती है और धार्मिक प्रतीकों की गूढ़ता बढ़ जाती है। इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण है उत्तरी पल्लव क्षेत्र, तोंडै मंडल के छोटे संरचनात्मक मंदिर। नंदीवर्मन द्वितीय के समय राजनीति अत्यंत अस्थिर थी, इसलिए विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। इसके स्थान पर स्थानीय देवी देवताओं के लिए छोटे मंदिर, प्राकार दीवारें, स्तंभ, मंडप और देव कोष्ठक बनाए गए। इन्हें शैव, वैष्णव और जैन तीनों परंपराओं का संरक्षण प्राप्त था। इस काल की कला अधिक आंतरिक भक्ति पर केंद्रित होती है। यह पल्लव भक्ति युग की आध्यात्मिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। नंदीवर्मन शैली में शिखर, विमान अब अधिक ऊर्ध्वमुखी और सरल होते हैं, जिनमें राजसिंह शैली की सज्जा तो है, पर चोल शैली की उन्नत ललितता का संकेत भी मिलता है। यह शैली पल्लव शिखर से चोल शिखर की ओर स्पष्ट संक्रमण दिखाती है। स्तंभ अलंकरण में अब घंटाकार और मृदु रूपांकन प्रमुख हैं। सिंह मुख स्तंभों की परंपरा धीरे धीरे कम होती है, पर पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यह पल्लव विरासत का संकेत है। इस शैली की सबसे उल्लेखनीय पहचान है लघु मंदिर परंपरा। नंदीवर्मन काल में मंदिर अब केवल राजमहिमा के प्रतीक नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय की धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। इसलिए मंदिरों का आकार छोटा है, पर उनकी संरचना सुविचारित। गर्भगृह छोटा परंतु गहन, मंडप संक्षिप्त परंतु संतुलित, और भित्ति शिल्प अलंकृत नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक। यह शैली बड़े संरचनात्मक विस्तार की बजाय आध्यात्मिक गहराई पर जोर देती है।
नंदिवर्मन शैली का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अभिलेखीय कला। इस काल में मंदिरों की दीवारों पर दान पत्र, प्रशस्तियां और धार्मिक विधान अधिक संख्या में उत्कीर्ण किए गए। भाषा संस्कृत और तमिल दोनों है, पर शैली सरल और सीधी। यह इस बात का संकेत है कि पल्लव प्रशासन और मंदिर संस्था का केंद्र इस समय अभिलेखीय परंपरा बन चुका था। नंदिवर्मन शैली में मूर्तिकला अधिक शांत और ध्यान प्रधान हो जाती है। शिवलिंग अधिक प्रमुख रूप में स्थापित होते हैं। विष्णु, पार्वती और नटराज की आकृतियां छोटे फ्रेम में परिष्कृत रूप में मिलती हैं। नायिका शिल्प, यक्ष, गण और पशु आकृतियों का आकर्षण कम होता जाता है। यह शैली के आध्यात्मिक संतुलन का संकेत है। नंदिवर्मन काल में कला अब विशालता नहीं, बल्कि निरंतरता का प्रतीक बनती है। राजनीतिक पतन के दबाव के बीच कला का यह जीवित रहना पल्लव सांस्कृतिक दृढ़ता का प्रमाण है। समग्र रूप में नंदिवर्मन शैली पल्लव कला का उत्तरकालीन शांत अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें भव्यता की जगह स्थिरता है, प्रयोग की जगह संयम है और कथानक की जगह आध्यात्मिक गहराई है। यह शैली पल्लव विरासत और चोल भविष्य के बीच का सेतु है। पिछली परंपरा की स्मृति को बचाए रखते हुए आने वाली कला परंपरा को मार्ग दिखाती हुई एक संक्रमणकालीन धारा। चारों पल्लव शैलियों का तुलनात्मक विश्लेषण, प्रयोग से परिपक्वता तक और भव्यता से आध्यात्मिक गहराई तक की एक कलात्मक यात्रा। पल्लव कला का विकास केवल समय का क्रम नहीं, बल्कि एक गहन सांस्कृतिक यात्रा है। यह यात्रा महेंद्रवर्मन प्रथम की प्रयोगधर्मी पहल से शुरू होती है, नरसिंहवर्मन प्रथम की ऊर्जा और कथात्मक भव्यता में परिपक्व होती है, नरसिंहवर्मन द्वितीय की संरचनात्मक वास्तु चेतना में शिखर प्राप्त करती है और अंततः नंदिवर्मन काल की साधना प्रधान, सरलतापूर्ण शैली में स्थिरता पाती है। इन चारों शैलियों को समझना केवल पल्लव कला का इतिहास जानना नहीं है, यह दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक सोच, धार्मिक दर्शन, सामाजिक संरचना और कलात्मक आत्मा को समझने की प्रक्रिया है। महेंद्र शैली और अन्य 3 शैलियों का भेद, प्रयोग और प्रारंभिक खोज का युग। महेंद्र शैली पल्लव कला का प्रारंभिक अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसमें शैल कला पहली बार योजनाबद्ध रूप में प्रकट होती है। इस शैली की सबसे बड़ी पहचान है सरलता, साहसी प्रयोग और तकनीकी खोज। महेंद्रवर्मन प्रथम ने पत्थर में मंदिर बनाने का नया मार्ग खोला। महेंद्र शैली में मूर्तिकला सीमित, स्तंभ, अलंकरण सरल और धार्मिक प्रतीक न्यूनतम है। इसकी तुलना में मामल शैली अत्यंत गतिशील, राजसिंह शैली पूर्ण संरचनात्मक और नंदिवर्मन शैली आध्यात्मिक गहराई वाली है। महेंद्र शैली वह बीज है जिससे आगे की तीनों शैलियां अंकुरित होती हैं। मामल शैली और अन्य शैलियां भव्यता, कथात्मकता और सौंदर्य का चरम। नरसिंहवर्मन प्रथम की मामल शैली पल्लव कला का नाटकीय, जीवंत और शिल्प समृद्ध काल है। महाबलीपुरम इसकी आत्मा है। यहाँ पंचरथ, गंगा अवतरण, वरा गुफा, महिषासुरमर्दिनी गुफा जैसे अद्भुत शिल्प कला को ऊंचाई देते हैं। महेंद्र शैली की तुलना में मामल शैली प्रयोग से आगे जाकर कथा कला की पूर्णता व्यक्त करती है। राजसिंह शैली की तुलना में मामल शैली अधिक जीवंत और गतिशील है, जबकि राजसिंह शैली अधिक सुसंगत और संरचनात्मक। नंदिवर्मन शैली की तुलना में मामल शैली अत्यधिक भव्य, विस्तृत और नाटकीय है, जहां कला में जीवन दौड़ता है। राजसिंह शैली और पूर्ववर्ती शैलियां, संरचनात्मक वास्तुकला का जन्म और द्रविड़ तकनीकी परिपक्वता। नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसिंह शैली पल्लव वास्तुकला की वह अवस्था है जहां मंदिर अब चट्टान से गढ़े नहीं जाते, बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्मित किए जाते हैं। कैलाशनाथर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर इसका सबसे उज्ज्वल उदाहरण है। महेंद्र शैली की तुलना में
राजसिंह शैली अधिक परिपक्व, योजनाबद्ध और सज्जा समृद्ध है। मामल शैली की तुलना में यह शैली अधिक नियंत्रित, कम भावनात्मक और अधिक वास्तु शास्त्रीय है। यह कला से अधिक वास्तुकला पर केंद्रित होती है। नंदीवर्मन शैली के विपरीत इसमें शिखर विशाल, अलंकरण गहन और मंदिर बहुस्तरीय होते हैं। राजसिंह शैली द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की नींव है। यह आगे चोल, पांड्य और होयसला मंदिरों के लिए आधार बनती है। नंदीवर्मन शैली और पूर्व तीन शैलियाँ उत्तरकालीन साधना, सरलता और चोल शैली की ओर संक्रमण। नंदीवर्मन शैली पल्लव कला का शांत, संयमित और स्थिर रूप है। यह न तो महेंद्र शैली जितनी प्रयोगशील है, न मामल शैली जैसी गतिशील, और न ही राजसिंह शैली जितनी भव्य। यह शैली एक संक्रमणकालीन धारा है जिसमें कला आध्यात्मिकता, सरलता और मंदिर केंद्रित सामाजिक संरचना की ओर झुकती है। महेंद्र शैली से यह शैली इस अर्थ में जुड़ती है कि दोनों में सरलता और कम भव्यता है, पर नंदीवर्मन शैली में धार्मिक प्रतीक अधिक परिष्कृत होते हैं। मामल शैली की तुलना में यह शैली शांत, स्थिर और कम कथानक प्रधान है। राजसिंह शैली की तुलना में नंदीवर्मन शैली छोटे आकार के मंदिरों, साधारण शिल्प और अभिलेखीय महत्व पर अधिक ध्यान देती है। नंदीवर्मन शैली में मूर्तिकला सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और दार्शनिक होती है। यह चोल युग की आगामी आध्यात्मिक कला का संकेत देती है। समग्र तुलनात्मक निष्कर्ष: पल्लव कला की चार धाराएं, एक ही प्रवाह की चार अवस्थाएं। चारों शैलियों को एक साथ देखने पर पल्लव कला एक जीवंत नदी की तरह प्रतीत होती है। महेंद्र शैली उस नदी का स्रोत है, मामल शैली उसका उफनता हुआ मध्य, राजसिंह शैली उसका विस्तृत और शांत प्रवाह, और नंदीवर्मन शैली उसका स्थिर, संकुचित परंतु गहराई लिए हुए अंतिम चरण। महेंद्र शैली तकनीक का जन्म है। मामल्ल शैली रचनात्मकता का उत्कर्ष है। राजसिंह शैली वास्तुकला का शास्त्रीय रूप है। नंदीवर्मन शैली आध्यात्मिक और संक्रमणकालीन स्थिरता है। इन चारों शैलियों ने मिलकर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की वह विशाल पारंपरिक धारा बनाई जिसने आगे चोलों के भव्य मंदिरों, होयसलों की नक्काशीदार कला और विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य ध्वज को जन्म दिया। Please like, subscribe and comment.